नमस्कार नमस्कार। एकदम बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। म्यूजिक थेरेपी में लोगों का इंटरेस्ट इतना होता है कि मेरे बारे में पूछना ही भूल जाते हैं बहुत बार लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे मेरे बारे में जानने की चाह रखी। अ, मैं बचपन से यहाँ पे महाराष्ट्र में हमारा एक ट्रेडिशन होता है, भजन कीर्तन का एक ट्रेडिशन होता है। तो मैं बचपन से भजन और कीर्तन में गाता था। एज अ सिंगर मैंने शुरुआत की थी। क्लासिकल म्यूजिक मैंने स्टार्ट किया था। और सिर्फ भजन गा रहा था, उसके बाद ऑर्केस्ट्रा और हिंदी पिक्चर्स के गाने सभी चीजें ट्राई कर रहा था। लेकिन उस जर्नी में मुझे पता चलने लगा कि म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी या फेम या पैसे कमाने का सिर्फ जरिया नहीं है। उसके आगे की सोच मैं शुरुआत करने लगा कि उसके आगे क्या बढ़ सकता है। अगर पुराने जमाने के लोग कहते थे कि तानसेन ने मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया, किसी ने राग गा के बारिश गिरा दी, तो क्या ये बातें सच हो सकती है? बचपन में ऐसा होता है, हम चमत्कारों के ऊपर जल्दी विश्वास तो रखते हैं, लेकिन वो रियलिटी में लाने की कोशिश भी करते हैं। वो बच्चे वाला दिमाग था मेरा। तो मैं तभी सोचने लगा, चलो यार, मुर्दे हुए इंसान को जीवित करना तो मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ प्रिवेंटिव किया जा सकता है क्या म्यूजिक के साथ? और क्या हम डे टू डे लाइफ में म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ थेरेपी नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं क्या? इस सब्जेक्ट से मैंने शुरुआत की थी। और अच्छी बात यह है कि मेरी जो हॉबी थी वही मेरी पैशन बन गई है, और आज वही मेरा करियर बन गया। सो म्यूजिक थेरेपी संतोष बोराड़े ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई, म्यूजिक थेरेपी ने संतोष बोराड़े को इंट्रोड्यूस करवाया है। जी सर, संगीत सिर्फ सुनने की कला नहीं है, सबसे पहली बात। लोग कहते हैं कि यार गाना बजाना संगीत होता है। तो मैं गुरुकुल पद्धति से जयपुर पटियाला घराने की गायकी सीखा हूँ यहाँ पे इंडिया में। पंडित शंकर राव जी वैरागकर सर के पास मैंने सीखा है, पंडित यशवंत देव सर है, पंडित जी आर ढवलीकर है गोवा से। तो इन सभी लोगों के पास जब मैं गया, आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो मुझे मेरे गुरुजी का नाम सभी का याद आके धन्य हो रहा है। तो मैं जब इन सभी के पास गया और मैं म्यूजिक की डेफिनेशन सीखने लगा, तो इन्होंने भी मुझे यही बताया, म्यूजिक सुनने की कला है नहीं, म्यूजिक महसूस करने की कला है। तो जब तक कोई भी संगीत, कोई भी सुर, कोई भी ताल आप रूह से अंदरूनी तरीकों से महसूस नहीं करते, तब तक उस संगीत में वो जान नहीं आएगी। तो मेरे गुरुओं ने मुझे संगीत की ये डेफिनेशन सिखाई है कि आहत नाद का संगीत सिर्फ कुछ चंद लम्हों के लिए आपको सुकून दे सकता है, लेकिन अनाहत का जो संगीत होता है, जिस संगीत में आप चौबीसों घंटे रहते हो, वो अनाहत का संगीत आपके लिए थेरेपी बन सकता है। तो कोई अगर अच्छे से गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते चलाते उसको अगर वो संगीत के साथ ट्यून हो जाता है, तो उसका गाड़ी चलाना यही उसका संगीत है। कोई अच्छे से पकवान बनाता है तो पकवान करना यही उसका संगीत होता है। तो हर एक इंसान के जीवन का संगीत अलग है, उसे ढूंढने की कोशिश हमने करनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊंगा सर।
पुराने जमाने में कहते हैं कि सामवेद की रचना क्यों हुई। सामवेद जो संगीत का पूरा वेद कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के साथ साथ एक पूरा वेद संगीत के लिए लिखा गया। तो वो क्या मनोरंजन के लिए लिखा गया होगा क्या, सिर्फ टाइम पास के लिए लिखा गया होगा क्या? और कहा जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की सभी जो व्याख्याएं हैं वो सही तरीके से संग्रहित करने के लिए सामवेद का निर्माण हुआ था। उसमें इसीलिए अलग 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 रुचाएं थी, अलग अलग थ्योरीज थी, अलग अलग सूत्र थे। इन सभी को इकट्ठा रखने के लिए, जतन करने के लिए सामवेद का निर्माण हुआ। तो अगर सामवेद इतना बड़ा शास्त्र है जो तीनों वेदों के नॉलेज को अपनाता है, तो हम लोगों ने उसको एंटरटेनमेंट कभी से बनाना शुरू कर दिया। आप अगर ठीक से यहाँ पे इंडिया में भी देखेंगे, गुरुकुल पद्धति से जब म्यूजिक सिखाते हैं तो पहले 8-10 सालों तक वो बच्चों को गाना बजाना सिखाते थे ही नहीं थे। सिर्फ 8-10 साल तक गुरु की सेवा करनी है बस। और उस 8-10 साल में क्या होता था, गुरु अपनी फिलॉसफी, अपना तत्व ज्ञान जो है वो पूरा अपने शिष्य के भीतर उतारता था। अगर बच्चा एक अच्छा इंसान बन पाएगा तो ही वो अच्छा कलाकार बन पाएगा। तो ये फोकस था गुरुकुल संगीत शिक्षा का। आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज आप अच्छे इंसान नहीं हो तो भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन जाते हो, लेकिन वो सच्चा संगीत नहीं है। अगर आपको सच्चा संगीत मिला तो ही उससे आप म्यूजिक थेरेपी करवा सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन है। हमने हमने बचपन में लोरिया सुनी है बहुत सारी। तो जब लोरी माँ सुनाती थी तो उसके इंटेंशन क्लियर थे कि बच्चे को सुलाना था। वो अगर माँ की आवाज अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन माँ ने शुरू कर दिया सुरमई अखियों में नन्ना, तो बच्चा सोएगा नहीं, रोएगा। जब बचपन में लोरी सुनते थे हम क्यों सोते थे? क्योंकि इंटेंशन क्लियर थे। माँ की जो अहमियत है, माँ का जो उद्देश्य था वो सभी क्लियर था कि बच्चे को रेस्ट देने के लिए म्यूजिक का वहां पे इस्तेमाल होता था। तो अगर आज हमारा इंटेंशन खुद को क्योर करने का है तो म्यूजिक क्योर करेगा। अगर हमारा इंटेंशन खुद का टाइम पास करना है तो म्यूजिक तो सिर्फ टाइम पास ही करेगा। जी। यस यस सर। जी। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो पहले म्यूजिक क्या है वो जान लेते हैं और उसके बाद थेरेपी क्या है वो भी जान लेते हैं। ठीक है। तो संगीत इस शब्द की व्याख्या है गेय और अर्थ। ये गीत के दो भाग होते हैं। गेय मीन्स आपका आचरण जो आप गाते हो। अर्थ मीन्स जो आपके विचार है, जो आपके दिमाग में है। तो आपका आचार और विचार जहां पे बैलेंस्ड होता है, जहां पे सम प्रमाण होता है, वहां पे एक सौंदर्य क्रिएट होता है, उसको संगीत कहते हैं। आपने जो कहा, एक हाथ बावर्ची, अगर एक हाथ कुक अपने काम में मशगूल हो जाता है तो वही उसके जीवन का संगीत है। तो जहां जहां पे भी, अगर आपको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, अगर आपको स्टोरी लिखना अच्छा लगता है, अगर आपको पोएम पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको एक दूसरे के साथ गपशप करना अच्छा लगता है, तो आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में अगर आप खुशियां पाते हो, बैलेंस्ड पाते हो, तो वो काम आपका संगीत है। ये संगीत की मेन व्याख्या है। तो जो भी गाना कोई गाओगे, आप अपने बाथरूम में जाके गाओ चलेगा, वो सुर में हो या ना हो चलेगा, वो ताल में हो या ना हो चलेगा, लेकिन जो भी आप कुछ गा रहे हो उसके साथ आपका दिमाग कनेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक संगीत है। और थेरेपी क्या करती है? दुनिया की कोई भी थेरेपी,
दुनिया चाहे वो एलोपैथी की हो, चाहे होम्योपैथी की हो, आयुर्वेदा की हो, दुनिया की कोई भी थेरेपी आपको सिर्फ तीन ही चीजें देती है। एक होता है रेस्ट, दूसरा होता है चेंज, और तीसरा होता है एनर्जी का सप्लाई। दुनिया की कोई भी थेरेपी इससे ज्यादा कुछ आपको देती नहीं है। तो क्या आप संगीत के सहारे खुद को रेस्ट दे सकते हो? क्या आप संगीत के सहारे खुद को चेंज दे सकते हो? क्या आप संगीत के सहारे खुद को एनर्जी दे सकते हो? अगर आप दे सकते हो रेस्ट, चेंज और एनर्जी संगीत के सहारे, तो संगीत एक चिकित्सा बन जाएगी, म्यूजिक एक थेरेपी बन जाएगी। लेकिन हम जो म्यूजिक सुनते हैं, क्या सच में वो म्यूजिक है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लोग गाने सुनते हैं और उसी को संगीत समझने लगते हैं। तो संगीत चिकित्सा यानी म्यूजिक थेरेपी अगर आपको करानी है तो म्यूजिक सुनना पड़ेगा, ना कि सिर्फ गाने। गानों में एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, हम लोग गाने जब सुनते हैं तो हमारे पसंद के गाने सुनते हैं। आप कोई भी थेरेपी जब लेते हो तो पसंद के हिसाब से लेते हो कि इंपॉर्टेंस के हिसाब से लेते हो? हम किसी मेडिकल में चले जाए तो मेडिकल में जाने के बाद मेडिसिन जो लेनी है, पसंद की मेडिसिन नहीं लेते, जो हमारे लिए आवश्यक है ऐसी ही मेडिसिन लेते हैं। उसी प्रकार संगीत में है, हमें क्या पसंद है इससे ज्यादा हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये अगर हम लोगों ने जान लिया, उसके हिसाब से थोड़ा सा डायग्नोसिस कर लिया, तो म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं और एक बात बताना चाहूंगा सर आपको, आज कोरोना का जो सब माहौल बना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे कहता है, 2001 का सर्वे है, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे कहता है इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी बीमारियां होती है, उसमें 90% बीमारियां साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स होती है, मनोकायिक व्याधि, जिसमें हार्ट अटैक, डायबिटीज से लेकर हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, एड्स, कैंसर, सर्दी बुखार, खांसी, सभी बीमारियां अगर मनोकायिक व्याधि है, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है, तो इलाज सिर्फ शरीर को देके कैसे चलेगा? तो इसी के लिए अगर अगर आपके मन को इलाज देना है, कोई भी ट्रीटमेंट कैसे होती है देखिए, अगर आप हम मेडिसिन में जाते हैं, किसी भी पैथी में जाते हैं, तो इलाज कैसे दिया जाता है, थेरेपी कैसे दी जाती है? किसी भी इंसान का डाइट सुधारा जाता है, उसका आहार सुधारना है, उसके बाद उसको एक्सरसाइज देनी है, कुछ फिजिकल मूवमेंट्स देनी है, और उसके बाद उसको मेडिसिन दिया जाता है जो रेस्ट, चेंज और एनर्जी सप्लाई के लिए होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि 10% काम करने वाला शरीर, उसका डाइट तो हम सुधार देते हैं, और 90% काम करने वाला दिमाग, इसका डाइट क्या है? साइंस हमें कहता है एक दिन में आपका दिमाग कम से कम 60,000 विचार खाता है, आपका, मेरा, सभी का। मोदी जी का जरा ज्यादा खाता होगा, लेकिन सभी का दिमाग एक दिन में कम से कम 60,000 विचार खाता है। इसमें से कितने विचार पॉजिटिव होते हैं और कितने निगेटिव होते हैं, जरा बताइए। तो पुराने जमाने के लोगों ने तो यही सीखा है कि आसान बातें, जिसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं आज हम, अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत कॉन्शियस होके कर दिएंगे तो 4 दिन के लिए ही चलेगा वो, उसके बाद हम भूल जाते हैं यार करना था करके, पॉजिटिव विचार करना था ये भी भूल जाते हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के एक कल्चर है, इंडिया में एक कल्चर है कि यहाँ पे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थोपा नहीं जाता था, वो आपका स्वभाव बन जाता था। सुबह उठने के बाद बोलो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कौन से वाइब्स आएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? दोपहर को कहो खाना खाने के समय, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरीचे, कौन से वाइब्स आएंगे, पॉजिटिव या निगेटिव? शाम को घर पे जा रहे हो ऑफिस से, घर पे जाने के बाद शुरुआत करो, शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, कौन से वाइब्स आएंगे? तो ये बहुत ही आसान आसान तरीके थे पुराने जमाने में, जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए यूज होते थे। आज मेडिकल साइंस यही बता रहा है कि मेडिसिन काम नहीं करेगा, कोई पैथी काम नहीं करेगी, लेकिन अल्टरनेटिव मेडिसिन काम करते हैं। और इसीलिए दुनिया की जितनी भी बड़ी साइंस है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट अल्टरनेटिव मेडिसिन पे काम करते हैं, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन डिपार्टमेंट कहा जाता है। इसके तहत आपको बताया जाएगा आपके घर में कलर कौन से लगाने हैं, तो कलर थेरेपी होगी, आप पॉजिटिव रहोगे।
आपको दोस्त किसके साथ करना है, जिसको स्पीच थेरेपी कहते हैं, आप किसके साथ बातें करते हो उस हिसाब से आपकी सेहत बन जाएगी। तो वो स्पीच थेरेपी है। आप घर पे जाओ और एक खरगोश खरीदो या फिर एक पेट कोई तो रखो, कुत्ता रखो, बिल्ली रखो, कुछ तो रखो। उसको सहलाने से आपकी टच थेरेपी होगी और आप सेहतमंद होगे। बहुत सारी है, बहुत सारी ऐसी थेरेपी विकसित हुई है। हमारे बचपन में सिखाया जाता था, जिसको आज हगिंग थेरेपी कहते हैं। 500 रुपए देके डॉक्टर को जाके झप्पी पाओ। आप अपने माँ या पिताजी को अगर 20 सेकेंड के लिए गले लगाते हो, तो आपका दिमाग इतने एंडोर्फिन, एनकैफिलिन, सीरोटोनिन, डोपामाइन जैसे हार्मोन बना देता है आपके शरीर में, जिससे आप 20 सेकेंड में 3 घंटे तक रिफ्रेश हो सकते हो। जैसे कोई कंप्यूटर है, वो हैंग होता है तो उसमें रिफ्रेश का बटन है, वैसे हमारे दिमाग का एक रिफ्रेश का बटन है। ये डोपामाइन हार्मोन आने के लिए आप चॉइस करो, मेडिकल की गोली खानी है या मम्मी पापा को गले लगाना है। तो ये अल्टरनेटिव्स है, ये आसान चीजें है। संगीत और एक आसान चीज है इसमें। कोई बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो गाने सुनने के बाद, गुनगुनाने के बाद आपको सुकून मिल जाता है, आपका डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाती है, एंडोर्फिन, एनकैफिलिन की मात्रा बढ़ जाती है। और इससे सिर्फ सुकून नहीं मिलता, अंदर की सिस्टम जो है, जिसको हम हार्मोनल बॉडी कहते हैं, हमारी हार्मोनल बॉडी को रिफ्रेश करने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल हो सकता है। और उसके लिए किसी बड़े थेरापिस्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारा जो एंटीवायरस है, वो स्कैनिंग मशीन हमारी शुरू होनी चाहिए कि भाई ये गाना सुनने के बाद मैं उदास होता हूं कि हैप्पी होता हूं, ये गाना सुनने के बाद मैं रिफ्रेश होता हूं या टेंशन में चले जाता हूं। बहुत सारे लोग देखिए, अपनी पसंद के गाने सुनने के बजाय वो शुरू करते हैं अपने मूड के हिसाब से गाने सुनना। अगर वो सैड है, मैंने अगर सुबह से लेकर शाम तक एक ही गाना गा लिया, दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। अगर दिन भर में दिमाग को यही खिलाते रहूंगा तो दिमाग क्या आउटपुट देगा। तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें क्या पसंद है ये तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या आवश्यक है, इसके बारे में अगर हम लोग सजग होने लगे, तो म्यूजिक थेरेपी एक बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है। हमें खुद को स्टेबल रखने के लिए, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को मोटिवेट रखने के लिए। जी जी सर, सर एक एक बात बताइए, नॉर्मली इंसान क्या सुनता है? एक एक साइकोलॉजी एक एक साइकोलॉजी का नियम है, आप वही सुनते हो जो आप चाहते हो। दूसरा चाहे कोई भी बोले, आपको जो चाहिए आपको वही सुनाई देता है। हम लाइन द बिटवीन में भी वही ढूंढ लेते हैं जो हमें चाहिए, जो हमें मीनिंग चाहिए वही सुन ले। साइकोलॉजी का एक समीकरण है, विचार, भावना और तनाव। हमारे हमारे जहन में जितने सारे विचार आते हैं, हमारी भावनाएं उसी प्रकार डेवलप होती है। और हम वही तनाव उठाते उसमें से, जो हमने सुना है, जो हमने सोचा है। एक एक छोटी सी बात है, जितने विचार आपके दिमाग में आते हैं उससे 4 गुना ज्यादा भावनाएं बनती है। तो रोज 2.5 लाख भावनाएं आपका दिमाग फेस कर रहा है। क्या आप अपनी इमोशन को रिलीज करते ही हो? चलिए, जितने सारे इमोशन बनते हैं उससे 4 गुना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है। ये दुनिया के सभी लोगों में, ट्रंप में भी वही होगा, आप में भी वही होगा और मुझ में भी वही होगा। तो 60,000 विचार, 2.5 लाख इमोशंस एंड 10 लाख टेंशन आपके, मेरे और सभी के दिमाग को रोज फेस ही करने हैं। विचार तो आपने कहा कि बहुत सारे निगेटिव होते हैं, तो इमोशन कौन सी बनती होगी? और अगर हमारा दिमाग इस निगेटिव इमोशन में रह रहा होगा हर रोज,
तो वो पॉजिटिव डिसीजन लेगा ही कैसे, वो मोटिवेट खुद को करेगा ही कैसे? हम कहते हैं कि नहीं पॉजिटिव रहना चाहिए, हाउ कैन इट पॉसिबल सर? अगर दिमाग को सिर्फ निगेटिविटी खिला रहे, निगेटिव इमोशन में वो रह रहा है, आपने कल सुबह क्या खाया था वो आज डाइजेस्ट करने का काम भी दिमाग ही कर रहा है। आप मेरे से बात कर रहे हो, एसी का टेम्परेचर कितना रखना है ये आपका दिमाग सेट कर रहा है। मेरे से बात करते करते आगे का कौन सा क्वेश्चन पूछना है ये भी आपका दिमाग सेट कर रहा है। एक ही समय पे दिमाग इतने सारे काम कर रहा है। तो और इसी दिमाग की सिचुएशन के वजह से या ओवरलोड के वजह से आपको 90% बीमारियां भी हो रही है। तो एक सोचने की बात है, हम विचारों को रोक तो नहीं सकते, या फिर टेंशन को रिलीज करने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि दिमाग को टेंशन चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं स्ट्रेस से रिलीज पाऊं, स्ट्रेस से मुक्तता पाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा। 10 10 स्टैंडर्ड के बच्चे को स्ट्रेस नहीं आया तो क्या वो पास होगा क्या? आप ऑफिस में चले जाते हो, आपने स्ट्रेस नहीं लिया तो सक्सेस मिलेगा क्या? सक्सेस का सबसे बड़ा रेशो है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा सक्सेस आपको मिलता है। तो स्ट्रेस हमारे जीवन का अविभाज्य भाग है, वो इंपॉर्टेंट चीज है, वो तो चाहिए ही चाहिए। इस स्ट्रेस के साथ मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रांग दिमाग चाहिए। वो दिमाग हम नहीं बना पाते और उसके वजह से स्ट्रेस के साइड इफेक्ट्स होते हैं। संगीत में ताकत है आपके दिमाग को स्ट्रांग बनाने की। संगीत में ताकत है आपके दिमाग को पॉजिटिव डाइट देने की। संगीत में ताकत है आपके दिमाग को पॉजिटिव एक्सरसाइज देने की। संगीत में ताकत है आपके इमोशन को न्यूट्रलाइज करने की। लेकिन संगीत के इस नजरिए को, इस दुनिया को हम देखना नहीं चाहते, हम सिर्फ टाइम पास के तौर पे संगीत सुनना चाहते हैं। ये गलत बात है। और मेरे ख्याल से मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि संगीत का इस्तेमाल सिर्फ बीमारियों से बचने के लिए नहीं, शरीर और मन को अधिकतर स्ट्रांग करने के लिए हम अगर करेंगे तो उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। जी, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण उदाहरण मैं पेश करना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए। सर, हम दोनों अपने अपने घर में बैठे हैं, एकदम बढ़िया से गपशप कर रहे हैं, और आपका दरवाजा वहां से खुल गया, आप जहां पे बैठे हो आपके कमरे का दरवाजा खुल गया और वहां से शेर आ गया अंदर। क्या लगता है आपके दिमाग की कौन सी सिस्टम शुरू होगी, नॉर्मल या इमरजेंसी? ओके, तो इमरजेंसी में दिमाग क्या करेगा? दिमाग से कार्टिकोस्टेरॉइड्स, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन ऐसे हार्मोन आ जाएंगे जो खून के बहाव में मिक्स हो जाएंगे। और एक तो आप शेर के साथ फाइटिंग करोगे या फिर वहां से भाग जाओगे। दोनों चीजों के लिए इमरजेंसी एक्टिव होना जरूरी है। अभी शेर ने सोचा भाई आज चलो अच्छा दिन है और ये अच्छे से गपशप कर रहे हैं, क्यों इसको परेशान करना है। शेर ने सिर्फ सॉरी बोला आपको और भाग गया, फिर से जैसे आया था वैसे ही भाग गया। आपने तो उसके बाद नॉर्मल होना चाहिए ना, शेर चला गया उसके बाद। आप फिर भी दिन भर इमरजेंसी सिस्टम में अगर अटके पड़े हैं, अगर रह गए, तो सोचिए आपकी सेहत का क्या होगा। हमारा प्रॉब्लम यही होता है। बच्चों का ये प्रॉब्लम नहीं होता, बच्चे सुबह का क्या भूला हुआ तो शाम तक भूल जाते हैं। हम पास्ट की चीजें, फ्यूचर की चीजें, प्रेजेंट की चीजें, इन सभी को दिमाग पे इतना हावी करके रखते हैं कि दिन भर हमारी 24 घंटे हमारी इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव रह जाती है। और यही हार्मोनल चेंजेस हमें परेशानियां देते हैं। संगीत एक ऐसा जरिया है कि आप कम से कम 3 मिनट तक अगर कोई संगीत सुनते हैं तो आपका पूरा दिमाग जो है न्यूट्रलाइज कर देता है अपनी इमोशंस को, और आप उस कहानी में या फिर उस सिचुएशन में चले जाते हैं। फिर वो गाने सुख के हो दुख के हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस फ्लो में है उस फ्लो को कट करके आपको एक नॉर्मल सिचुएशन की तरफ लेके जाने का काम संगीत करता है। सिर्फ आपको चॉइस करने हैं ऐसे कौन से गाने हैं जो मुझे नॉर्मलाइज करते हैं। तो आपकी वो कविताएं चलेंगी, आपकी वो कोई बचपन वाली यादों की गाने चलेंगे, कोई भी गाने चलेंगे, ऐसे गाने जो आपको पॉजिटिव तो बनाते हैं लेकिन नॉर्मलाइज करते हैं। जी, तो अगर अगर हम लोगों ने इतना भी कर लिया तो भी हम मेंटल हेल्थ के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे।
आपको सर, आप आपका बचपन कहाँ से गाया, कहाँ पे गुजरा है सर? ओके। और आपका गांव कौन सा था? आपका गांव कौन सा था? ओके, गोवा। तो कोंकणी बोलते हैं आप? ओके। कोंकण में एक एक पद्धति है, पद्धति आज भी है, पुराने जमाने में ज्यादा थी। आपने चक्की देखी है, वो आटा पीसने की? उस जात्यावरती, जात म्हणतात त्याला। और हम लोग वो चक्की पीसते समय कुछ साइंस सीखते थे उस जमाने में, आज उसको मॉडर्न साइंस में जानू शिरासन कहा जाता है। ये सर्च और रिसर्च का झगड़ा है, सुनिए। कि पुराने जमाने के लोगों ने जो बताया हमें उसको कहते हैं सर्च, और हम जो अभी लेबोरेटरीज में कॉलेज में कर रहे हैं उसको कहते हैं रिसर्च। सर्च हमें फ्री में मिलता है और रिसर्च के पैसे भरने पड़ते हैं, इतना ही सिर्फ अंतर है बस। पुराने जमाने के लोगों ने वही चक्की पीसते पीसते आपको कहा कि कुछ गाने गाओ, वो रिदम को कंटिन्यू करो तो काम भी आसान हो जाएगा। आज हम कहते हैं एक पैर करीब लेना है, दूसरा पैर दूर रखना है, जिसको जानु शिरासन कहेंगे। जानु शिरासन में क्या होगा, पैर की एक वेन, जिसको सिफेनस वेन कहते हैं, वो कंप्रेस हो जाएगी, दूसरी स्ट्रेच हो जाएगी। फिर ज्यादा से ज्यादा खून आपके हार्ट की तरफ दौड़ने लगेगा। जो हार्ट का पंपिंग बढ़ाना है वो लोग भी बढ़ाते थे, सिर्फ वो फ्री में बढ़ाते थे। आज हम पैसे ले रहे हैं जानु शिरासन बता के। और उसको खींचते समय प्राणायाम करो, ताकि आपका ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ता रहेगा। पुराने जमाने के लोगों ने कहा गाने गाओ, गाने होते थे, सुंदर माझे जाते गे फिरे बहुते के गे ओ व्या गाऊ कौतुके तू ये बा विठला। अभी सांस छूट जाती थी। इसका मतलब काम भी आसान हो रहा है, व्यायाम भी ठीक से हो रहा है, प्राणायाम भी ठीक से हो रहा है। और जरा याद करके देखिए, ऐसे काम जब घर में चलते थे तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनती थी या निगेटिव? तो ये रियल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन था ना। यस। हम सो यही चीजें हैं, हमें अगर आज हमारा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है तो सिर्फ डॉक्टर की या किसी नेचर की और सेंटर की सुन के नहीं चलेगा। लाइफ आपकी है तो मॉडिफिकेशन आपका होना चाहिए। खुशियां आपकी है तो खुशियों की चीजें भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। हम सिर्फ क्या करते हैं, एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए डॉक्टर, मैं क्या कर रहा हूं, मैं लोगों की खुशियां, लोगों की पर्सनालिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। और संगीत के सहारे उनके इमोशंस, उनके थॉट्स लेवल, उनके स्ट्रेस लेवल को और ज्यादा सही तरीके से उनके सामने ला रहा हूं, जिससे कि इन सभी का स्कैनिंग हो और एक अच्छी लाइफ आपके सामने पेश हो। कोई भी पिक्चर आप देखते हो, मूवी देखते हो, तो जब तक मूवी का क्लाइमेक्स समझ में नहीं आता तब तक बता नहीं सकते म्यूजिक पसंद है कि नहीं। आप जरा बताइए, हम खुद को अपडेट करने के लिए, खुद को स्कैन करने के लिए कितनी बार कोशिश करते हैं, हु एम आई, जो हमारे अध्यात्म में, स्पिरिचुअल साइंस में बताया गया है, को हम। सभी प्रश्नों का यही उत्तर है, आप ढूंढ लो आप कौन हो, तो आपको मदद मिल जाएगी। संगीत में यही बताया जाता है, यही सिखाया जाता है कि आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं रिकंसिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को, और संगीत का सहारा उनका एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। किसी भी बीमारी से अगर आपको बाहर निकलना है, मैं अभी यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, हार्ट पेशेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। सभी डॉक्टर्स कहते हैं जब तक पेशेंट का एक्सेप्टेंस नहीं, तब तक हमारी ट्रीटमेंट काम नहीं कर सकती। और इसीलिए कानूनी तौर पे सभी डॉक्टर्स के लिए एक नियम होता है कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो उस डॉक्टर ने आपके साथ 45 मिनट्स तक काउंसलिंग करनी चाहिए। काउंसलिंग जितनी बढ़िया होगी, जितनी परफेक्ट होगी, उतना पेशेंट का विश्वास आपके ऊपर बन जाएगा और तभी पेशेंट ठीक होगा। अगर पेशेंट का विश्वास नहीं है, उसकी श्रद्धा नहीं है आपके पैथी के ऊपर, तो पेशेंट को इलाज ही नहीं होगा। कितने डॉक्टर्स आपको पौने घंटा देते हैं, और उस समय में आपका डर दूर करते हैं या डर तैयार करते हैं अंदर?
संगीत में ताकत होती है आपका एक्सेप्टेंस बढ़ाने की। इसीलिए किसी पिक्चर की जब स्टोरी आप देखते हो और उसके बैकग्राउंड का म्यूजिक शुरू होता है, तो आप वो सभी पूरी सिचुएशन खुद एक्सेप्ट कर लेते हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी ही गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के जा रही है और आप ही उस दुख में गा रहे हो। आप अगर न्यूज चैनल देखोगे तो न्यूज चैनल में भी म्यूजिक अप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि म्यूजिक आपका एक्सेप्टेंस बढ़ा देता है। इसीलिए बचपन में हम स्कूल में जाते थे तो स्कूल में प्रेयर होती थी सबसे पहले। क्यों? बच्चों का एक्सेप्टेंस बढ़े और उसके बाद बच्चे पढ़ाई कर पाए। हमारा हमारा दिमाग जो है ऐसे अलग अलग सॉफ्टवेयर से बना है। आपका एक्सेप्टेंस है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप है, आपका स्ट्रेस को मैनेज करने वाला एक ऐप है, आपका कम्युनिकेट करने वाला ऐप है। दिमाग के ये सभी एप्लीकेशन कैसे अपडेट होते हैं? कौन करता है इनको अपडेट? और अगर नहीं करेंगे, मुझे एक बात बताइए, किसी भी बीमारी से बाहर निकलने के लिए आपका स्ट्रेस मैनेज होना जरूरी नहीं? आपके इमोशन न्यूट्रलाइज होना जरूरी नहीं? तो ये चीजें हैं, ये चीजें म्यूजिक के जरिए बहुत ही आसान तरीकों से कर सकते हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए फिर शास्त्रीय संगीत, साइंटिफिक संगीत और मैं कहूंगा कि एक्सपेरिमेंटल संगीत की आवश्यकता है। आज हो क्या रहा है? आज जो जो बिक रहा है वही लोग बना रहे हैं। मैं अगर बना मुझे पता है, अगर मार्केट में बिक रहा है पानी 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 पानी, तो मैं यही बनाते रहूंगा, यही बनाते रहूंगा। और लोग तो समझ नहीं पा रहे कि उनके लिए क्या आवश्यक है। तो ये कलाकारों की भी जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की जिम्मेवारी है कि उन्होंने ज्ञान कांड यूज करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ भक्ति कर रहे हैं संगीत की। उसके आगे बढ़ना पड़ेगा, ज्ञान लेना होगा संगीत का अच्छी तरह से, और उसको लाइफ में यूज करना होगा। मैं वही कर रहा हूँ सर। जी सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो भी कोई जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही हार्ड लिसनर है। सबसे पहले तो उनको धन्यवाद कि उन्होंने ये मुद्दा यहाँ पे उठाया, क्योंकि छोटे से टाइम में इतने बड़े मुद्दे पे बात करना मेरा सौभाग्य है एक्चुअल। कि अ, दो टाइप के म्यूजिक होते हैं हमेशा। एक होता है सिर्फ आपको पॉज करने वाला। दवाइयां भी दो टाइप की होती है। एक होता है पॉज करने वाली, जो बीमारी है जो पेन किलर जैसे होती है। और दूसरी होती है जो हील करने वाली, जो जिसमें क्षमता है रूट पे काम करके जो बीमारी की जड़ है उसको तह से बाहर निकालने वाली। तो आप जो कह रहे हो, जिसको आजकल साउंड थेरेपी कहते हैं, बहुत सारे साउंड, नदी के, कोयल के, पेड़ पौधों के, ऐसे बहुत सारे साउंड माइक्रोसाउंड टेक्नोलॉजी से उनको बढ़ाया जाता है और आपको फोकस किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एयर पोल्यूशन है, क्योंकि आपका दिमाग साउंड से नहीं चलता, विचारों से चलता है। राग संगीत या फिर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है वो विचारों के ऊपर निर्भर होता है। मैं अगर कोई विचार शुरू कर देता हूं, सा नी रे प म रे ग रे नी ध सा, तो थोड़ी देर बाद मेरे विचार बदल जाते हैं और मैं अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू करता हूँ। प म ग म ध प म म नी नी ध प म ध प म ग म ध नी सा नी ध प म ध प म। थोड़ी देर बाद मुझे गुस्सा भी आने लगता है। सा नी रे सा नी रे सा नी ध सा नी रे सा नी ध रे सा नी रे सा नी रे सा नी ध नी सा नी ध प म म नी नी ध प म ध प म ग ग नी नी ध प म ध प म ग म प म ग म ग। थोड़ी देर बाद और ज्यादा ट्रांजेक्शन हो जाता है, मैं अलग मूड में चला जाता हूं। लेकिन कोई भी राग लास्ट में शांत रस तक ही आता है। और जब भी सभी इमोशन न्यूट्रलाइज होने लगते हैं तो मैं शुरू फिर से वही दौर पे आ जाता हूँ। सा नी ध नी रे ग नी रे प म रे ग रे नी ध सा। तो ये भावनाओं का जो प्रवाह है वो पूरा सर्कल कंप्लीट करने की ताकत क्लासिकल म्यूजिक में होती है। और उसके लिए आपको सीखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिवली वो सुनना चाहिए कि भाई ये चीज जो है वो मुझे इमोशनली न्यूट्रलाइज करने वाली है। पिक्चर के गानों में ऐसे नहीं होता सर। यही राग जो मैंने यमन राग गा दिया यहाँ पे, तो पिक्चर का गाना चॉइस करेगा कि पिक्चर की सिचुएशन क्या है, और इसी राग में वो गाना बना देगा। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पूरा गाना 5 मिनट तक भी चलेगा तो एक ही इमोशन होगी उसमें। इमोशन न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा या फिर अलग अलग प्रवाह नहीं होंगे।
ये इसी राग में अगर गाना है, सलामे इश्क मेरी जा जरा कबूल कर लो, पूरा अलग है, लेकिन वो आखिर तक एक ही मूड को लेके बैठेगा। इसी राग में ये भी गाना है, प्रथम तुला वंदितो कृपाळा, इसी राग में ये भी है, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। तो पिक्चर का डायरेक्टर क्या करता है कि अपने हिसाब से मूड चॉइस, जो अपने स्टोरी के हिसाब से है, स्टोरी डेवलप करनी है उसके हिसाब से वो मूड कनेक्ट करता है और 3-5 मिनट तक वही गाना आपको सुनाते रहता है, जिससे आप उस इमोशन के साथ ट्यून होते हो। शास्त्रीय संगीत का गायक क्या करता है, आपके भावनाओं को प्रवाहित करता है, और अलग अलग आप अपने लाइफ के स्ट्रेस के बारे में अगर सोचते हो तो एक ही तरीके से सोचोगे तो अटकोगे, लेकिन अष्टावधान जिसको कहते हैं, अलग अलग तरीकों से अगर आप अपने लाइफ के साथ टैकल कर पाओगे, अलग अलग इमोशन के साथ टैकल कर पाओगे, तो ही आप उस स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हो। तो शास्त्रीय संगीत विचारों का संगीत है, जो आपको विचारों के, भावनाओं के, तनावों के परे लेके जाता है। इसीलिए समाधि अवस्था में भी संगीत सुनने की बात कही गई है, क्योंकि वो वैचारिक उन्नति देता है, वैचारिक प्रगति करता है। साउंड थेरेपी ऐसा नहीं करती। आजकल बहुत सारा म्यूजिक यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ साउंड थेरेपी करते हैं। वो कुछ देर के लिए आपको पॉज दे सकता है, लेकिन वो रिलीफ नहीं दे सकता। सो सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं गुजारिश करना चाहूंगा सर से कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में, और हम इसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में अच्छे से बात करेंगे सर। आ, सर, मैंने जैसे कहा शुरुआत में ही कि ट्रीटमेंट जो होती है, ट्रीटमेंट का एक फॉर्मूला होता है। दुनिया की कोई भी ट्रीटमेंट, चाहे वो म्यूजिक की हो या फिर कोई भी एलोपैथी की हो या किसी भी पैथी की हो, वो सिर्फ इसी तरह से जाती है, रेस्ट, चेंज और एनर्जी। तो जब कभी भी आपके पास पेशेंट आएगा तो सबसे पहले उसको रेस्ट दे दो, उसको बिलीव दे दो, उसको विश्वास दे दो, उसके अंदर शुरू कर दो कि भाई आप, आपका पेन किल हो रहा है और आप रेस्ट पा रहे हो। तो उनको अच्छी नींद आने के लिए, उनको उनका दिमाग शांत होने के लिए पहले म्यूजिक दिया जाता है। उससे अगर उनको रेस्ट मिल जाती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके विचारों को चेंज करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिकल अलग अलग वेरिएशन, बहुत सारे जॉनर्स है म्यूजिक के। आपने टप्पा, ठुमरी, होरी, चैती, कजरी, ध्रुपद, धमार, कितने सारे प्रकार हैं। लेकिन इन सभी प्रकारों में हम पढ़ते ही नहीं, हम क्या करते हैं, सिर्फ पिक्चर के गाने सुनते हैं और उसी को संगीत समझने लगते हैं। तो बहुत सारे प्रकार है, उनको आहिस्ता आहिस्ता यूज करके हम लोगों के लाइफ में चेंज लाते हैं। यही चेंज उनके लिए सबसे बड़ी दवाई बन जाता है। जी सर, जी सर। मेरा, मैं 2011 की एक केस थी मेरे पास। अ, वाशी, यहाँ पे नवी मुंबई वाशी में फोर्टिस हॉस्पिटल है, और वहां की केस थी। सिप्ला फार्मास्यूटिकल नाम की एक कंपनी है, और वहां पे एक एम्प्लॉय था उनका, वो कोमा में चला गया था एक एक्सीडेंट में। तो 2011 साल का वो एक्सपीरियंस है मेरा। मैं भी तभी नया नया ही था इस फील्ड में, और बहुत ही चुस्तीले तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा था कि यार देखो मुझे कितना बड़ा ट्रेजर मिल गया है, म्यूजिक ऐसे काम करती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे कोई तब थियरी नहीं थी। एक दो चार संस्था ही अपनी थियरी विकसित कर रही थी, तो कोई थियरी नहीं थी कि यही राग सुनना चाहिए, यही गाने सुनने चाहिए। ऐसे कुछ था नहीं उस टाइम पे। डॉक्टर अरुण रानडे जी की वो केस थी, और वो एम्प्लॉय कोमा में था। कोमा की 9 अलग अलग स्टेज है, जिसमें आपके कान और ब्रेन का कनेक्शन बना रहता है। बाकी पूरी बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आपके आपके आंखों में किसी ने छुरी खोप दी तो भी आपकी पलकें लपकेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है? तो उसमें वो चेयर में बैठे हुए मामू होते हैं ना, तो
कोमा की अलग अलग ऐसी स्टेज होती है कि जिसमें बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कानों का इन नो कंडीशन में, नो सिचुएशन में कान और ब्रेन इन दोनों का ही कनेक्शन अटूट रहता है। तो ऐसे ऐसे मौके पे बहुत सारे लोगों को म्यूजिक सुनाया जाता है, ताकि उनका दिमाग जो है, जो न्यूरो ट्रांसमिशन रुक गया है, इलेक्ट्रिक न्यूरो ट्रांसमिशन, तो धक्का स्टार्ट गाड़ी के जैसे वो स्टार्ट हो जाए। इसके लिए उनको म्यूजिक सुनाया जाता है। अभी मुझे बताइए, अगर म्यूजिक एक लैंग्वेज है और वो लैंग्वेज अगर आपको आती ही नहीं है, तो आपका दिमाग धक्का स्टार्ट कैसे होगा? मैंने अगर आपको यहाँ पे कुछ सुना दिया, अन्न धाणिये मडियदिरु नाणु अण्णदु एण्णदिरु उन्नति साधिसी हगळरिळु दिनानाथणम मडियदिरु, क्या होगा जरा मुझे मुझे बताइए? आपका स्टार्ट होगा? दिमाग नहीं होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज आपको पता नहीं है। वैसे म्यूजिक की एक खुद की लैंग्वेज है, म्यूजिक अपने अपने सेंटेंस बनाता है, म्यूजिक अपने अपने वर्ड्स बनाता है, म्यूजिक की एक फ्लो होता है कम्युनिकेशन का। वो अगर किसी इंसान ने कभी सीखा ही नहीं पूरे लाइफ में, तो ऐसा क्लासिकल म्यूजिक और अच्छा अच्छा म्यूजिक उसके ऊपर काम कैसे करेगा, हावी कैसे होगा? तो उस इंसान को 15-16 दिन से बहुत सारे लोग क्लासिकल म्यूजिक सुना रहे थे, ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए करके। मैं जब वहां पे गया, मुझे बोला सबने, सर इनको 15 दिन से हम लोगों ने 10-12 हजार का म्यूजिक सुना दिया, क्लासिकल म्यूजिक, बांसुरी, तबला वगैरह सब कुछ सुनाया, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? तो मैंने उनसे उनको कहा पेशेंट की हिस्ट्री चेक करते, पेशेंट ने पूरी लाइफ में कभी क्लासिकल म्यूजिक सुना ही नहीं है, तो उसके ऊपर कैसे काम करेगा ये? थोड़ा सोचना चाहिए हम लोगों ने। मैंने उसकी 5 साल की एक बच्ची थी, तो उसको मैंने हॉस्पिटल में बुलवा लिया वहां पे, और उस 5 साल की बच्ची के वॉइस में एक गाना रिकॉर्ड किया। गाना छोटा सा था, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, लेकिन उस बच्ची की आवाज, उसकी मिठास, उसके वो तोतले तोतले वर्डिंग जो थे, वो सभी उसके दिमाग में फिट थे। देखिए 16 दिन तक क्लासिकल म्यूजिक सुन के भी उस इंसान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था, और उस बच्ची का 1 मिनट का गाना उसके कान में शुरू हो गया और आंखों से आंसू की धारा शुरू हो गई, जिसको फर्स्ट एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आपके दिमाग में जो है उसी को डॉक्टर इस्तेमाल करता है। अगर आप ये अच्छा ट्रेजर आज अच्छे हो, तो अगर आपने ये म्यूजिक थेरेपी एक्सेप्ट नहीं की, तो बाद में पेशेंट बनने के बाद इसका यूज होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सेहत कमानी होती है जब आप, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सेहत अगर कमानी है तो बीमार होने के बाद मत कमाइए, आज अगर अच्छे हैं तो आज ही सेहत कमा के हम रख सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए म्यूजिक भी इसी तरह से काम करेगा। मैं आपको सर, अगर आप थोड़ा समय देंगे तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे। म्यूजिक क्या करती है, म्यूजिक एक लैंग्वेज है, म्यूजिक को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहते हैं ना हम। तो म्यूजिक क्या करती है, आपके इंटरनल माइंड के साथ, जिसको सबकॉन्शियस, रुका रुकावट के लिए खेद है। ओके सर। ओके, सो इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी भाषा क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। कोई भी लैंग्वेज जो होते हैं वो कम्युनिकेट करने का उसका एक बहुत ही
बहुत ही सरल तरीका होता है कि आपको भाषा समझ में आनी चाहिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड को म्यूजिकल भाषा समझ में आती है, लेकिन आपने कुछ चीजें अपने आस पड़ोस में चौकटें बना दी है। हम जैसे जैसे उम्र से बढ़ते जाते हैं, हम एक्सपीरियंस से बढ़ते जाते हैं, पैसों से बढ़ जाते हैं, खुद के अहंकार से बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे उम्र से बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आजू बाजू में दीवारें बांध देते हैं, शर्म की, हया की, डर की, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, मैंने कभी किया नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है। तो इन दीवारों के परे हम खुद को भी नहीं जाने देते और बाहर की चीजें अंदर भी नहीं आने देते, और उसी के वजह से सबकॉन्शियस माइंड अपाहिज बन जाता है। अगर मुझे बात बताइए कि गाय भैंसों को शास्त्रीय संगीत समझ में आता है और वो ज्यादा दूध देती है, अगर खेत में किसान जब खेत खलिहानों को म्यूजिक सुनाते हैं और बहुत सारा धान्य पाते हैं, तो अगर उनको समझ में आ सकता है तो हमें क्यों नहीं आ सकता। हम लोगों ने एक साइंस बना दिया है खुद का ही कि यार वो क्लासिकल म्यूजिक मुझे समझ में नहीं आता, वो रागदारी म्यूजिक मुझे समझ में नहीं आता। हम खुद का खुद ऐसे बना लेते हैं और उसके वजह से हम म्यूजिक के इस ट्रेजर से छूट जाते हैं। अगर हमें क्लासिकल म्यूजिक सुनना है या फिर म्यूजिक थेरेपी को लाइफ में इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले एक पॉजिटिव चीज खुद को बतानी होगी कि ये एक सिर्फ लैंग्वेज है म्यूजिक, और वो मुझे आ सकती है, सिर्फ मुझे उसको सुनना चाहिए। पहले दिन सुनूंगा तो 2% आएगी, दूसरे दिन सुनूंगा तो 4% आएगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा, और ये लैंग्वेज मुझे आ सकती है। मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सारे ग प ध प रे ग, ग रे ध ध रे सा, सारे ग प ध प ग रे, ग रे ध सा, प म ग म ध प, प सा नि ध प ग म रे ग, म ग रे सा, सा म प ग म नि ध नि, नि सा ध नि प म प नि प म प ग म रे सा। सब सेम लग रहा है कि क्या कुछ अलग एक्सप्रेशन आप तक पहुंच रहा है? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको, आप बताइए कौन सा राग था ये, लेकिन फिर भी आपको वो भाषा समझ में आ रही है। ये बात होती है कि इमोशन को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी भाषा का इस्तेमाल होता है, और संगीत अपने आप में खुद एक इमोशन है, अपने आप में एक खुद भाषा है, कंप्लीट आर्ट है। तो वो सिखाने की या सीखने की जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ महसूस करने वाली चीज है। और इसीलिए हम लोग कभी बोलते हैं यार वो गाना गा लिया किशोर दा ने। हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन घाव लगाए तो नीर जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन। अपन गायला लगतो, हम गाने शुरू कर देते हैं और बोलते हैं यार वो गाना जब लगता है ना सर, मैं अलग माहौल में चला जाता हूँ। कौन से राग में हो गाना बताइए, नहीं पता। और गाने में तो दुख बताया है, गाने में तो बहुत सारा दर्द है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पे खुशी आ जाती है। आप बोलते हो नहीं सर, वो जब मैं सुनता हूँ ना, हाँ ठीक है आंखों से आंसू आते हैं लेकिन दिल में खुशी होती है सर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके इमोशन को न्यूट्रलाइज होने के बाद दिल को खुशी ही मिलती है। इसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, कि आपके अंदर 2.5 लाख इमोशन हर रोज भरे पड़े हैं। इनको अगर आहिस्ता आहिस्ता आपने रिलीज नहीं किया तो आपको सुकून ही नहीं मिलेगा, खुशियां नहीं मिलेगी। लोग कहेंगे यार अच्छी खासी पगार है आपकी, अच्छी गाड़ी है, अच्छा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है भाई? तो उनको क्या पता अंदर 2.5 लाख इमोशन है, वो कहाँ पे मैं रिलीज ही नहीं कर रहा हूँ, ना कोई दोस्त है ना कोई अपना है जिसके पास जाके मैं ये सब कुछ करूंगा। और आजकल लोगों की गलत फहमी बन गई है कि उनको लगता है मेरी इमोशन मेरे लाइफ पार्टनर ने समझनी चाहिए, मेरे बच्चों ने मेरी इमोशन समझनी चाहिए, मेरे पेरेंट्स ने मेरी इमोशन समझनी चाहिए, मेरे सरकार ने, गवर्नमेंट ने मेरी इमोशन को समझना चाहिए। अरे भाई दुनिया को सभी को 2.5 लाख इमोशन हर रोज मिल रही है, वो आपकी इमोशन कब लेंगे?
आपको खुद ढूंढना पड़ेगा आपकी इमोशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इंटेलिजेंट आपको खुद बनना पड़ेगा। आपकी इमोशन सुनने के लिए और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी के पास समय नहीं है आजकल। 2.5 लाख इमोशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो दुनिया के पास कहां से आएगा? तो ये सेल्फ डिपेंडेंस हमें शुरू करना होगा, और अच्छा म्यूजिक सुन के खुद की इमोशन को न्यूट्रलाइज करना होगा। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, लोग बहुत सारे एक्सप्रेसिव म्यूजिक और इंप्रेसिव म्यूजिक, इसका डिफरेंस नहीं समझ पाते। पिक्चरों में जो म्यूजिक होता है वो इंप्रेसिव म्यूजिक होता है। आजकल जो म्यूजिक हम सुनते हैं और कहते हैं यार ज्यादा दिन तक ये चलता नहीं है, आजकल नए गाने आते हैं और कबाड़ बन जाते हैं। पुराने गाने देखो यार, याद करके देखो जब कभी गाते हो तो, क्योंकि उसमें हम एक्सप्रेस होते थे। आजकल के गाने में एक्सप्रेस नहीं होते। आजकल के गाने इंप्रेशन के लिए बनाए जाते हैं। कोई गाना अगर होता है ना, मराठी गाऊंगा तो चलेगा सर? हाँ, कोई गाना अगर शुरू होता है, वेदांनाही नाही कळला अंत पार याचा, कानडा राजा पंढरीचा। ये एक्सप्रेशन है कि ऐसा जो वेदों को भी नहीं समझ में आया, ऐसा राजा पंढरीचा, ऐसे बताने की कोशिश है। लेकिन वहां पे इंप्रेशन आ गया आज। ये एक्सप्रेशन रहे नहीं, आज इंप्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? आप ज्यादा ताली बजाओगे, और आप ज्यादा ताली बजाओगे तो मेरा पॉकेट जो है वो ज्यादा भरा जाएगा। हाँ, तो मेरा फायदा इंप्रेशन में है। तो सभी आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, निसा सा सा धनी नि मद द द गम मम सा गम ग गम ध मम ध निसा ध निसा, कानडा राजा पंढरीचा, सा गम ग गम ध मम ध निसा ध निसा ग सा निसा धनी मद गम ग सा गम ग गम ध मम ध निसा ध निसा, हा नाम्याची खीर चाखतो, चोखोबांची गुरे राखतो, निसा सधनी मध द गम सा गम ग गम धम। ये सब क्या है? इंप्रेशन है। एक्चुअल इसका एक्सप्रेशन क्या है? हा नाम्याची खीर चाखतो, चोखोबांची गुरे राखतो, पुरंदराचा हा परमात्मा, वाली दामाजींचा, कानडा राजा पंढ। ये एक्सप्रेशन है ना इसका। ये एक्सप्रेशन छूट रहा है आजकल। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हम सब इंप्रेसिव म्यूजिक के पीछे दौड़ रहे हैं और एक्सप्रेसिव म्यूजिक छूट रहा है। जब तक आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे, खुद को व्यक्त नहीं करोगे, तब तक हल्कापन कैसे महसूस होगा? हम सोच रहे हैं कि नहीं सर डिप्रेशन आ गया है, कोरोना का संकट आ गया है, सब ठीक है बात, लेकिन क्या डिप्रेशन आवश्यक नहीं होता जिंदगी के लिए? Okay, we are live again. Uh, just give us a few minutes. I hope the live session has gone on. Just waiting for people to join in. Okay. Hey, hi Rashmi. Can you hear me? My spoon of spices. Yes. Rashmi, can you hear me? Yes. Give me a minute. We're just waiting for a couple of people. Gayatri is back again. Thank you. Thanks, Rashmi. I'm just waiting for Dr. Santosh. Hi, Sachin. I'll just wait for Dr. Santosh to come back again. I never realized how the time went when it just went on. I can see. Thank you so much. Thank you, everyone. Thanks for the kind words. Just still waiting for Dr. Santosh to come back. Yes, he is here, and give us a couple of minutes. We'll have plenty of time on this session. So hopefully, oops, where did he go? Yeah. Okay.
There he is. Welcome back, Dr. Santosh. This is the नमस्ते। first time, ये पहली बार हुआ है कि ये सेशन ओवरशूट हो गया है, बट एंड नोबडी इज कंप्लेनिंग। आई हैव गॉट, मुझे व्हाट्सएप पे अगर मैसेजेस आ रहे हैं, सेशन खत्म होने वाला है, प्लीज सेकंड सेशन स्टार्ट कीजिए, इसे ऐसे बीच में ना छोड़ दीजिए। सो वेरी देयर वर कपल ऑफ कमेंट्स इन बिटवीन वेयर एवरीबडी वाज, कुछ लोग बता रहे थे जब आप संगीत के बारे में बात कर रहे थे और जब आपने वो मराठी गीत सुनाया, उसके पहले राजेश देव ने एक कमेंट की थी कि वारकरी संगीत को जो इतना अभी प्रचलित है और अभी पंढरपुर की यात्रा वगैरह भी हो रही है, रादर अभी हो नहीं रही है बिकॉज ऑफ कोविड, बट जो होती है इस समय पर, वो संगीत भी मतलब बहुत सारी जगह पर लिटरली म्यूजिक थेरेपी की तरह ही लगता है। बिकॉज इट मूव्स द क्राउड, इट टेक्स एवरीबडी टुगेदर। आपका क्या कहना है उसके ऊपर? सर, थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था कि साइंस प्रूफ्स को मानता है, विज्ञान जो है वो रियलिटी के ऊपर निर्भर होता है। जी। वारकरी संगीत एक ऐसी रियलिटी, एक ऐसा साइंस है जो लाखों लोगों ने प्रूव किया है जी। कि बहुत सारे, आप अगर वारकरी संप्रदाय में जाएंगे, मैंने करीबन 16 साल मैंने वो पाई वारी की है पंढरपुर आलंदी की। ओके। तो मैं वारकरी संप्रदाय से बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। वारकरी संगीत में मोटिवेशन के लिए भी संगीत ही इस्तेमाल होता है। आप जब कभी संत तुकाराम जब कहते हैं कि कोई प्रबोधन करना है कि भजो रे मनाबा, भजो रे मनाबा, पांडुरंग श्रीरंगा, भजो रे मनाबा, पांडुरंग श्रीरंगा, भजो रे मना। तो मन को आप बता रहे हो, यहाँ पे प्रबोधन कर रहे हो, कैसे कैसे अमोलिक जाते वय, आता तरी धरा सोय, ऐसा काय मानव देह, ऐसा काय मानव देह, येई ना पुन्हा, बाबा भजो रे मना। जो तुकाराम महाराज जी ने 400 साल पहले कहा था, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धींचे कारण, आज 400 साल बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कोरोना से बचना है तो मन को प्रसन्न रखो। तो वारकरी संगीत भी वही चीजें बता रहा है और ज्यादा साइंटिफिकली बता रहा है। वारकरी संगीत में जो संगीत होता है वारकरी संप्रदाय में, वो 5 अलग अलग तरीकों से यूज होता है, जिसको पंचपदी कहते हैं। तो आप जब कभी भी वारकरी सांप्रदायिक संगीत गाते हो तो आपको सबसे पहले मंगलाचरण करना होता है। कोई एक श्लोक है, कोई एक स्तोत्र है, उसी के साथ शुरुआत करो। आप दिन भर थकान से अगर घर पे आते हो और डायरेक्ट घर वालों से बात करना शुरू करते हो तो वो इन्फ्लुएंस सब दिखता रहेगा, आप दिन भर क्या क्या सोच रहे थे। लेकिन अगर मंगलाचरण हुआ, आपने हाथ पैर धो लिए, कोई अच्छा सा गाना गा लिया, कोई अच्छा टेप रिकॉर्डर बजा लिया, कोई आरती कर दी, तो मंगलाचरण ये चीज होती है कि आप जब कभी भी भगवान की उपासना के लिए बैठेंगे तो पहले मंगलाचरण करो। अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र, या फिर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुंडलिकावरदे हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय। इससे क्या होगा, सबसे पहले रेस्ट मिलेगी और आपका मन जो है पवित्र हो जाएगा। बिल्कुल। मन पवित्र होने के बाद उसको नामस्मरण दिया जाता है, जिसको बीज मंत्र कहते हैं। राम कृष्ण हरि, या फिर जिस भी संप्रदाय की आप सेवा करते हो उस संप्रदाय का बीज मंत्र होता है। ये पंचपदी हम देख रहे हैं। वारकरी सांप्रदायिक संगीत जो है वो 5 अलग अलग तरीकों से डेवलप होता है। सबसे पहला था मंगलाचरण, दूसरा होता है नामस्मरण या फिर जय जय राम कृष्ण हरि। अभी आपने खुद को पवित्र चीज तो बता दी, लेकिन खुद को उस पवित्रता के लिए मोटिवेट करना होगा ना, कंसिस्टेंटली उसको बताना होगा कि इसी चीज में रहना है। और साइकोलॉजी कहती है कि आप जब तक हर इमोशन से जुड़ते नहीं किसी इंसान के साथ, तब तक वो इंसान आपका नहीं होता। बिल्कुल।
बहुत सारे नए कपल जब नई नई शादी होती है तो हनीमून स्किल उसको कहते हैं, कि आप एक दूसरे को कैसे जान लेते हो। हमारे पास जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, हाँ। जो दुनिया की 90% डाइवोर्स की केसेस जो होती है वो पहले पहले साल में ही हो जाती है। क्योंकि क्योंकि पहले लगता है कि एक इमोशन के साथ पहले रिश्ता बनता है ना, तो लगता है यार सामने वाला आदमी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसका ये अच्छा है, उसका वो अच्छा है, वो हंसता ऐसा है, वो बैठता ऐसा है, वो बात ऐसे कर रहा है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब अलग अलग डायमेंशन आपको दिखने लगती है, तो वो चीजें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और वहीं पे रिश्ते खराब होते हैं। बिल्कुल। तो साइकोलॉजी कहती है अगर आपको किसी से भी प्यार करना है, किसी से भी रिश्ता निभाना है, तो उसके अलग अलग इमोशन के साथ आपको खुद को रिलीज करना होगा। ओके। वारकरी संप्रदाय भी यही बात बताता है कि भगवान के साथ अगर आपका रेपो बनाना है, तो भगवान के साथ अलग अलग इमोशन के साथ आपको बात करनी होगी। जी। मैं आपको संगीत की भाषा में डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ। ठीक है। राम कृष्ण हरि एक एक लाइन है, जी। और मैं भगवान के साथ अलग अलग इमोशन के, जैसे मेरे अंदर इमोशन वैसे रिफ्लेक्शन होंगे। जय जय राम कृष्ण हरि हरि, जय जय राम कृष्ण हरि हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। अगर मेरा मूड बदल जाता है तो मैं हरि जय जय राम, हरि जय जय राम, हरि जय जय राम कृष्ण हरि, हरि जय जय राम, हरि जय जय राम, हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। यही नहीं, मैं अगर लाइट मूड में हूं तो लाइट मूड में गाने लगता हूँ। जय जय राम राम कृष्ण हरि, जय जय राम राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम। इसमें अगर संगीत की भाषा आती है तो वो भी मजा कर देती है। पम गम पनी पम गम पसा निसा पनी सा निसा पनी म प गम पनी पम गम ग सा 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 सा, राम राम कृष्ण हरि, जय जय राम राम कृष्ण हरि। एक अलग ही एहसास है, अलग बिल्कुल। अलग इमोशन के साथ आप आगे बढ़ते जाते हो, और आपको ही नहीं पता चलता कि आप कब उस रामकृष्ण हरि के स्वरूप बन जाते हो। बिल्कुल। क्या बात तुकाराम है। महाराज कहते हैं उसको कि देवो पहावयासी गेलो तेथे देवची हो देवची हो। ठेलो। वाह वाह। या। आप भगवान को प्रति काम करते करते आप भगवान ही बन जाते हो और आपको ही पता नहीं चलता। ये नामस्मरण की विशेषता होती है। बिल्कुल। आप हमें साइकोलॉजी में भी बहुत सारे आप देखते होंगे, बहुत सारे साधु है, बाबा है, गुरुजी है, वो भी क्या करते हैं, आपको नामस्मरण देते हैं। क्यों? क्योंकि आप जब किसी दूसरे आइडल के साथ कनेक्ट कर जाते हो तो खुद के डर, खुद के डिप्रेशन, खुद की व्यथाएं सब भूल जाते हो। बिल्कुल। आप कभी भी लाइफ में जब भी कभी टेंशन में होंगे ना, तो जो भी भगवान, जो भी कोई आपको पसंद है, उसका नामस्मरण शुरू कर दीजिए। राम 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 राम। जब डर जाते हो तो नामस्मरण शुरू कर दिया, आप खुद के डर भूल ही जाते हो। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेशलिटी है, एक फॉर्मूला है। जी। तो पुराने जमाने के महाराष्ट्र सांप्रदायिक वारकरी संप्रदाय में ये चीजें भी यूज की गई थी। देखिए, पंचपदी में पहले मंगलाचरण करो, उसके बाद रामकृष्ण हरि भजन गाओ, और बिल्कुल। उसके बाद आपको फिर भगवान के दर्शन होंगे, जिसको रूपावली कहते हैं। रूप पाहता लोचनी, सुख झाले हो साजनी। सजनी। ऐसे वो जिसको रूपावली कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जिस आइडल को फॉलो करना चाहते हो हम्म। उसका वर्णन करना शुरू करते हो, तो उसमें क्या क्या स्पेशलिटी है। तो उसमें होता है, रूप पाहता लोचनी, सुख झाले हो साजणी, तो हा विठ्ठल बरवा बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा। बहुत सुकृताची जोडी, म्हणून विठ्ठली आवडी, तो हा विठ्ठल बरवा। सर्व सुखाचे आगर, बाप रखुमा देवीवर, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा, तो हा विठ्ठल बरवा। तो ऐसे उस रूप के साथ, उस बिल्कुल। आइडियोलॉजी के साथ आप फोकस हो जाओ। क्या वो बात है। फोकस हो गया तो ही आपका ध्यान आएगा, जिसको हम मेडिटेशन में बहुत ही जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। जी।
कि जिस आइडियोलॉजी को आप फॉलो कर रहे हो उसके उसको अपने अंदर पाने की कोशिश करो। तो ओके। इसीलिए रूपावली के बाद, रूप पाहतालक्ष्मी के बाद की चौथी स्टेज आती है जिसको ध्यान का अभंग कहते हैं। ध्यान का गाना होता है, आपने ये तो सुना होगा, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। तो ये ध्यान का अभंग होता है। तो उस ध्यान के साथ आपको एक रूप होके जाना है। अगर आपका ध्यान लग गया तो फिर किसी दुनिया के कोई ताकत नहीं है जो आपको उस ध्यान से बाहर निकाल पाए। और फिर गजर होता है, पांचवी स्टेज होती है जिसमें भक्ति के ध्यान में मशगूल हो जाना है। विठो बारखुमाई, विठो बारखुमाई, विठो बारखुमाई, विठो बारखुमाई, विठो बारखुमाई, विठो बारखुमाई, विठो बारखुमाई। अगर इस प्रकार से ध्यान हो गया, इस प्रकार से आप शुचिरुत हो गए, तो बहुत सारे भजन है, बहुत सारे अभंग है, बहुत सारी गौलन है, बहुत सारे भारूड है, गोधड़ है, बहुत सारे वेरियस जॉनर्स है जो आपको मोटिवेट करने के लिए और आपको एजुकेट करने के लिए रेडी है। वाह, क्या बात है। मैं तो अपने तो ये सवाल ही है भूल गया। वारकरी संप्रदाय की मैं तो अपने सवाल ही भूल बहुत ही गया सब खूबी है। इसमें। मैं मुझे आगे क्या पूछना है ये सब सुनते सुनते लिटरली सवाल भूल गया। एक चीज पूछना चाहता सर हूँ। मैं आपको एक सवाल हाँ, पूछना चाहूंगा बोलिए सर, मैं बोलिए आपको बोलिए। एक सवाल पूछ, सर आप महाराष्ट्र में रह चुके हो, जी। आपको पता है महाराष्ट्र का कल्चर इतना ग्रेट है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े सिंगर्स महाराष्ट्र ने दिए हैं। आपने कितनी बार कोशिश की है कि महाराष्ट्र का संगीत क्या है वो जानने की, कितनी बार कोशिश की है? मेरा संगीत का आई थिंक पिछले 5-6 सालों में ज़्यादा हुआ है, बट पहले से शुरुआत से नहीं, बिल्कुल नहीं। सर ये बात है, मैं मेरे सभी दर्शकों को भी यही बताना चाहूंगा कि बहुत बार हम टू बी ग्रांटेड हो जाते हैं, ऐसे में हम गृहित धर के चलते हैं सही कि बात नहीं है। यार ये ऐसा थोड़ी ना होता है, यार सबको थोड़ी ना आता है ये सब। लेकिन जब आप अटते हो ना, जब आपके लाइफ की नैया जब अटकती है ना, तब यही सब चीजें परेशान करती है, यार मैंने ये पहले करना चाहिए था, बिल्कुल। ये सभी चीजें मैंने पहले उठानी चाहिए थी, मेरे लाइफ में इसका जो लाभ है वो मैंने पहले उठाना चाहिए था। उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता सर, आज हम लोग 1-2 घंटे में कितनी सारी चीजें पा रहे हैं, देखिए। जी। तो अगर हम 1 घंटा भी अपनी लाइफ का स्पेयर कर पाए ना, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम हमारी हमारी कस्टडी में ले सकते हैं, जो जी। आगे चल के हमारे हमारे काम आ सकती है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि वो जीते रहे, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और जब पहुंचते हैं कहीं पे तो सोच वो तब पता चलता है कि यार सच्ची लाइफ तो पीछे छूट गई करके। सही बात है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स है ऐसे सर, बोलते हैं, सर पैसा कितना भी ले लो लेकिन भाई ये ज्ञान दे दो। तो ये बात है नहीं, ये कोई किसी को दे नहीं सकता। हाँ आप ले सकते हो जरूर, जी। लेकिन ये कोई किसी को पैसों से नहीं दे सकता। क्या बात है। हमारा जीवन संगीत की हमारी कोशिश ये है कि ये जो नॉलेज है हम रिसर्च करके, लेकिन हम श्रद्धा के तौर पे काम नहीं करते, हम साइंस के बेस पे ये सब कुछ डिलीवर करना चाहते हैं। बिल्कुल। जी। मैं कितना जानता हूं उससे इंपॉर्टेंट है मैं जो जानता हूं क्या आपके लाइफ में वो यूज हो सकता है, क्या डेली रूटीन में आप उसको यूज कर सकते हो, तो ही ये चीजें लेनी चाहिए। क्या बात है। मैं एक आसान आसान बात बताता हूं आपको। मुझे एक अंकल ने फोन किया, ठाणे से थे, आपको पता है ठाणे मुंबई के जी हाँ। करीब है। जी हाँ। जी, ठाणे से मुझे एक अंकल ने फोन किया, बोलते सर आपने बोला गाने सुनो, तो मैंने गाने सुनना शुरू कर दिया। मैंने गाने सुनना तो शुरू कर दिया लेकिन मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई करके। अच्छा। ओ। ओके। तो मैंने बोला सर ठीक है सर, ऐसा हो सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, क्योंकि मेडिसिन है, वो गलत तरीके से खाया गया तो लाइफ बर्बाद भी हो जाती है ना। तो आप जरा मुझे बताइए कि ऐसा क्या हो गया आपके लाइफ के साथ, आपकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 84 ईयर्स ओल्ड। ओके। तो मैंने बोला ठीक है, आपको परेशानी क्या हो रही है? बोलते मुझे मेरी वासनाएं कंट्रोल नहीं होती, ओके। मुझे रात को नींद नहीं आती, गंदे गंदे सपने आते हैं, गंदे गंदी चीजें मेरे दिमाग में आती है। मैंने बोला 84 ईयर्स ओल्ड और आपको ये सभी चीजें हो रही है, आप गाने कौन से सुनते हो? वो बोलते वो नहीं क्या, मुंगड़ा मुंगड़ा मैं गुड़ की डली मंगता है तो आजा रसिया ना, नहीं तो। अगर आप दिन भर चौबीसों घंटे दिमाग को यही खिलाओगे तो दिमाग क्या आउटपुट देगा? जी। बिल्कुल। तो ये आपको खुद को स्कैन करने की जरूरत है। ये दुनिया का कोई थेरापिस्ट, कोई डॉक्टर कैसे सिखाएगा आपको?
कोई नहीं। आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीजें हैं, अगर आप कन्नड़ हो, तमिल हो, उर्दू हो, आप कौन हो, आपको ढूंढना पड़ेगा। मुझे क्या पसंद है और मैं जो सुनता हूँ क्या वो मेरे लिए आवश्यक भी है। जी दुनिया का कोई भी डॉक्टर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। आपको खुद स्कैन करना पड़ेगा, खुद समय निकालना पड़ेगा, बिल्कुल। जिससे आपको बेहतर लगता है, जी हाँ। जिससे आपको मोटिवेट लगता है, जिससे आपको अच्छा लगता है, ऐसा प्राइमरी म्यूजिक आप खुद ढूंढ सकते हो। हम तो करेक्ट। सपोर्ट कर रहे हैं, हम अलग अलग और शाखाएं हैं उनको दे सकते हैं। एक बेसिक चीज है, आपको पॉजिटिव लगने के लिए मैं कुछ गा लेता हूँ, गाऊं यहाँ से? जी हाँ। एक गाना है, कण्येर अभिषेक ना ಮಾಡುವುದೇ ಕರ್ನಾಳದ ಮಂತ್ರಿವೇ ತುಂಬಿದೆ निर्यैव मणियल्ला गुड़िया गली। लिख लीजिए ये गाना, इससे पॉजिटिविटी मिलेगी आपको। ओके। क्या मिलेगी? पता नहीं। नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो आपका संस्कार का गाना ही नहीं है ना वो। जी। इससे करेक्ट। इससे परे जाके अगर मैं ये गाऊंगा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड, तो ये आपके इमोशन वाला गाना है, आपको पता होने वाला गाना है। जी। ये बात हमारे सभी दर्शकों को यही मॉरल ऑफ द स्टोरी बताना है। जब आप किसी भी डॉक्टर को पूछते हो ना, सर कौन से गाने सुनने के बाद हमें अच्छा लगेगा, तो आप पागल हो। क्योंकि दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास इसका जवाब नहीं होगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ पैसे लेंगे और आपको बेचते रहेंगे। आज ऐसा ही हो रहा है मार्केट में। जो तो अपने अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, ये गाने सुनो, वो गाने सुनो, ऐसे गाने सुनो, वैसे गाने सुनो, इससे कुछ नहीं होने वाला। सही बात हाँ, है। अगर आप म्यूजिक को लैंग्वेज के तौर पे सीखोगे, तो ये लैंग्वेज आपको बहुत सारा ट्रेजर खुला कर देगी। लेकिन सिर्फ डॉक्टर के पास से सीडी बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे, और सिर्फ गाने खरीदते रहोगे, तो उससे कुछ भी नहीं मिलने कुछ नहीं वाला। होने वाला। अगर कुछ फॉलोअर्स नोट पे बुक लेके बैठे, तो मैं उनके लिए कुछ एल्बम्स के नाम बताना चाहूंगा। वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप म्यूजिकल लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो कुछ अच्छे एल्बम है, यूट्यूब पे है, फ्री में है, उनको सुनने की कोशिश कीजिए। पंडित हरिप्रसाद जी का है, कॉल ऑफ द वैली। ओके। उसके बाद द वैली रिकॉल्स, राकेश चौरासिया जी का है द ब्लीस, डिविनिटी। मेरा खुद का एक एल्बम है, फ्री में है यूट्यूब पे, राग रस भाव। तो ये ऐसे छोटे छोटे एल्बम हैं जो आपकी एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगर आप म्यूजिक अच्छे तरीके से सुनना शुरू कर दोगे, जी। तो पूरी दुनिया का म्यूजिक आपके लिए है। ब्लूज है, रैप है, रॉक है, दुनिया के सभी म्यूजिक में ताकत है। सिर्फ वो म्यूजिक सुनने की हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए। जी। मैं भी आपसे यही पूछना चाहता, अभी अपने लास्ट में अलग अलग म्यूज़िक जॉनर्स के बारे में बात की। उसमें आपको यंग जनरेशन से कनेक्ट करने में, मतलब यंग से मैं भाई ये रखता हूँ कि अब स्कूल के बच्चे या कॉलेज के अभी जो बच्चे हैं, उनसे कनेक्ट करने में कभी इस विषय पे तकलीफ होती है? आई मीन, इज देयर एनी डिफिकल्टी? नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि म्यूजिक का सबसे बड़ी चीज है, म्यूजिक का हथियार क्या है कि म्यूजिक लोगों का एक्सेप्टेंस बढ़ा देता है। तो लोरी सुनते वक्त अगर इस उतने छोटे बच्चे का भी एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, हमारे पेट में, जब हम पेट में होते हैं ना, तो 3 महीने के जब पेट में होते हैं, तभी से हमारा एक्सेप्टेंस म्यूजिक के साथ कनेक्ट होता है। जी। इसीलिए गर्भ संस्कार में भी म्यूजिक सुनाते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो म्यूजिक एक्सेप्टेंस बढ़ा देता है, तो वो कोई कभी प्रॉब्लम आता नहीं है। ओके। अ, एक एक स्पेशल बात यह है कि आपको पता होना चाहिए लेकिन, कि सामने वाले का एक्सेप्टेंस किन चीजों से बढ़ने वाला है। जी। क्योंकि तो वो आजकल, अगर आपको सही तरीके से पता है, तो आप किसी को भी बिकॉज जैसे आपने एंटरटेन कहा, कर सकते हो और एजुकेट भी कर यंग सकते हो। जनरेशन को आजकल इन फास्ट नंबर्स या जिसे म्यूज़िक के नाम पे बेचा जाता है, उन चीज़ों की आदत होती है। सो जब आप जैसा कोई सामने आ जाता है और म्यूज़िक के बारे में कुछ अलग बताता है जो उनकी परिभाषा से बिल्कुल अलग है, तो मैं वही सोचना चाहता था कि क्या वो लोग इजीली उसे एक्सेप्ट कर पाते हैं, या फिर ऐसे उड़ा देते हैं कि नहीं भाई हमें कोई म्यूज़िक सिखाने कोई ऐसे ही आ गया, 5 मिनट सुनेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। यस, ये जो यंग जनरेशन है ना, ये फैक्ट पे काम करने वाली चीज है। ये अभी अभी जो जनरेशन है, ये फैक्ट पे काम करती है। तो उनको इसीलिए मेरा जो जीवन संगीत है वो ज्यादा उनको कनेक्ट करता है, क्योंकि मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। जी। मैं सिर्फ लॉजिक या फिर मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बताता हूँ, मैं फैक्ट के ऊपर काम करता हूँ। तो मुझे वो बैड एक्सपीरियंस अभी तक नहीं आया है क्या कि बात लोग है। मेरे से अटैच ना हो। लेकिन मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। नवी मुंबई में एक कॉलेज है, तासगांवकर इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके। और इस कॉलेज का एक बच्चा था, 2013 साल की केस थी वो।
और पनवेल आपको पता होगा, मुंबई के जी। करीब ही है। तो यहाँ के पुलिस स्टेशन में वो केस थी कि उस बच्चे ने 1 महीने में 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की। ओके। सो सुसाइड टेंडेंसी के तहत हम लोग जानने लगे, पेशेंट की हिस्ट्री निकालने लगे कि ऐसा उसने क्यों किया होगा। तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसको किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट है क्या। आप जो पेन किलर्स खाते हैं आजकल, तो उसके वजह से भी ऐसा क्रॉनिक डिप्रेशन आ सकता है, जी। ऐसे डिप्रेशन के बाउट्स आने लगते हैं। तो सोचा कि किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट है क्या, वो चेक करते हैं। उसको कोई मेडिसिन के साइड इफेक्ट नहीं थे। ओके। दूसरा चेक किया जाता है क्या उसको कोई बहुत ही बड़ा इमोशनल अटैक आया है, कोई शॉक लगा है उसको बहुत बड़ा, हम्म। ये चेक किया जाता है। तो उसको कोई मेंटल शॉक भी नहीं लगा था। तीसरा चेक किया जाता है उसको कोई गलत आदतें है क्या, कोई एडिक्शंस है क्या। उसको कोई गलत आदतें भी नहीं थी, एडिक्शंस भी नहीं था। हर साल कॉलेज में फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट रैंक से वो पास होता था। ओके। तो ये ऐसा बच्चा खुदकुशी करने की 1 महीने में 3-3 बार कोशिश ही क्यों करता है। वाह। हमने शुरू कर दिया, बोला सर मैं पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई करते समय मैं अच्छे अच्छे गाने सुनता हूँ जिससे मेरा कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, म्यूजिक थेरेपी तो आप पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हो, हम्म। कौन से गाने सुनते हो। तो बोलता है सर मुझे आजकल के बच्चों जैसे ढैंड ढैंड ढिशक्या वाले गाने पसंद नहीं है, हम्म। मैं तो पुराने वाले साइलेंट शांत गाने सुनना पसंद करता हूँ। मैंने बोला ठीक है, कौन से गाने, जरा मुझे गानों की लिस्ट दीजिए। उसका पहला ही गाना, दुखी मन मेरे सुनो मेरा कहना, जहां नहीं चैन। अभी ये गाना बुरा है क्या? जी नहीं। हम्म। हमने तो एंजॉय किया है सब लोगों ने कॉलेज के जमाने में। जी। ये गाना शांत है लेकिन वो, उसका इंटेंशन अलग है, करेक्ट। उसका इफेक्ट जो है रिजल्ट अलग होगा। हमें बिल्कुल। ये बात समझिए, सिर्फ फास्ट गाने सुनने से कोई खराब नहीं होगा, या फिर सिर्फ बड़े बड़े ढैव ढैव डिस्कियां वाले गाने सुनने से बच्चे खराब होंगे, ये गलत फहमी है हमारी। हम लोगों ने भी तो उस जमाने में सुने हैं, ए मेरी जोहर जबी तुझे मालूम है", तो वो भी तो उड़ते गाने थे। बिल्कुल। तो गानों का इस्तेमाल किस इंटेंशन के से, किस फोकस से, किस डायरेक्शन से आप करते हो, जी। उसके हिसाब से ये डिपेंड होता है, जिसको रिजल्ट ओरिएंटेड थियरी कहते हैं। कि ओके। हमें रिजल्ट क्या चाहिए उसके हिसाब से गाने सुनने चाहिए। आप ऑफिस में जा रहे हो और ऑफिस में जाते जाते अगर गाना सुनोगे, सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सब, तो सो जाओगे ऑफिस में जाके। क्या बात है। मैं बिल्कुल। एक लाइव एग्जांपल दूंगा आपको। हाँ। Shining in the shade, sunlight fell upon the ocean. Come and feel me, oh feel me. Thinking about the love will make the any life will shine. Come and feel me, oh heal me. तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ, जब से मिला हूँ। ये गाने का इंटेंशन देखिए, ये ऐसा है। जी। लेकिन एक्चुअल में जब गाना बजता है तो इंटेंशन चेंज कर देते हैं। वैसे तो मन मेरा पहले भी रातों में अक्सर ही चाहत के, हाँ, अलग तरीके से उसको डायरेक्ट कर दिया गया। बिल्कुल। तो ये गाना नॉर्मल था लेकिन उसको इमरजेंसी फ्लो में डाल दिया गया। ऐसी बहुत सारी चीजें होती करेक्ट। है। तो जब तक लोग गानों में ही अटके पड़ेंगे तब तक उनको म्यूजिक की दुनिया ओपन नहीं होगी। सही बात है। म्यूजिक एक अलग दुनिया है, एक अलग डायमेंशन है। ओके। तो वहां तक अगर पहुंचे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन और ज्यादा अवेलेबिलिटीज है, वहां पे ज्यादा ऑप्शंस है काम करने के लिए, थेरेपी एज अ थेरेपी उसको यूज करने के लिए। ओके। वाह। आह, आप ऐसे अलग अलग कौन कौन से प्रोग्राम्स रन करते हो? सेमिनार्स, कॉरपोरेट प्रोग्राम्स, मैं हीलिंग, व्हाटएवर। एक्चुअली ये मेरे जो सेशंस है वो काउंसलिंग के ही है। ओके। पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन काउंसलिंग ही भी है, और मॉब ग्रुप काउंसलिंग भी होती है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में मेरे सेशंस होते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाया म्यूजिक थेरेपी, इमोशनल इंटेलिजेंस वाया म्यूजिक थेरेपी। सो जो जो ऐसे एप्लीकेशन है जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए आवश्यक है, जी। पेशेंट के लिए तो काम कर ही रहा हूँ, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप आगे चल के, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जी। तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते या फिर उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं रहता बहुत सारे लोगों ने। तो साइकोलॉजी के तौर पे मैं ये सभी चीजें जान के उनके सामने अलग अलग म्यूजिक थेरेपी के ऑप्शंस क्रिएट करता हूँ, और उनके डेली रूटीन में कुछ बदलाव लाता हूँ अच्छा। जिससे बेनिफिट मिलता है लोगों को।
बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, वो बैकग्राउंड के तौर पे म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं आजकल। जी आप चाहे किसी भी मूड में हो, या फिर आप सोने के बाद भी आपका सबकॉन्शियस माइंड म्यूजिक सुन सकता है। जी तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड को कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, आपके स्वभाव के हिसाब से, आपके टेंशन के हिसाब से, आपके डेली रूटीन के हिसाब से। साइंस कहता है कि 3 मिनट लगते हैं आपके दिमाग को रिफ्रेश होने के लिए, लेकिन उस 3 मिनट में आप क्या करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इम्पोर्टेंट है। जी बहुत सारे लोग, अगर मैंने मैंने सिगारेट ली और सिगारेट मैंने 3 मिनट तक फूंकता रहा, तो भी मुझे पॉज मिलेगा और कुछ देर के लिए रिलैक्सेशन लगेगा, मिलेगा। लेकिन ये एडिक्शन बनता रहेगा और उसके साइड इफेक्ट्स भी उतने ही मुझे भुगतने पड़ेंगे। सही बात है। म्यूजिक एक ऐसा जरिया, अगर सही तरीके से यूज करोगे तो उसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, जी लेकिन क्वालिटी क्या है वो भी ढूंढना पड़ेगा आपको, कि आप क्या सुनते हो। सिर्फ पॉज करने वाला म्यूजिक, या रिलीफ देने वाला, रिलीज करने वाला म्यूजिक। हाँ। तो माय गॉड, ये सभी चीजें सर कोर्स की है, आपको फ्री में बता दूंगा। तो आपको मैं लंदन आने के बाद मुझे पार्टी देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आप, वी विल बी वेलकमिंग यू टू लंदन, ट्रस्ट में। आप जब भी लंदन की ट्रिप बनाएं, आई एम श्योर देर आर मेनी पीपल हियर ऑल्सो who will want to listen to you. I have mentioned all your details here, so anybody who wants to professionally get in touch with Dr. Santosh Borde, please reach out to him either on Instagram, or you can reach out to him on his website. His website also has his all other contact details, his email address, his phone numbers, they are all there on the website. And if you feel that you professionally need, is my voice there or not there? अभी आवाज आ रही है? खूब लो, हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। Okay, I think mic ke wajah. Okay. If anybody has any kind of professional requirements, please reach out to him, and I'm sure he will be more than willing to tell you about what he does, how he does it, and if you benefit from him, nothing like it. So please do that. मैं आपको जाने से पहले कुछ एक आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे आपकी पसंद का, जो what you think is an ever refreshing thing for you, आपके लिए? क्या क्या सुनना चाहेंगे आप? क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, लाइट, क्या सुनना चाहेंगे आप? अभी आप इतने चॉइसेस दोगे तो हम बोलेंगे आप हर एक चीज का एक एक चीज सुना दीजिए। बट नहीं, चलिए बट व्हाटएवर कम्स टू योर मैं माइंड फर्स्ट। या मैं एक एक्सपेरिमेंटल कुछ सुनाना चाहूंगा आपको। ठीक है कि होता क्या है कि हमारा नजरिया हमारी लाइफ को बनाता है, हम कैसे सोचते हैं। और कोई भी म्यूजिशियन जब, या फिर कोई भी म्यूजिक थेरेपी का जब आस्वाद लेता है, तो वो अलग अलग नजरिया, अलग अलग डायमेंशन की पढ़ाई करता है। आप जब कविता लिखने के लिए बैठते हैं, तो कविता किस डायमेंशन से लिखी है उसके ऊपर उसका रिजल्ट डिपेंड होता है। बिल्कुल। उसी प्रकार से गाने होते हैं। मैं अगर कोई राग गा रहा हूं यहाँ पे, जोगिया हमारे घर आए, जोगिया हमारे घर आए, आयोरी मोरे भाग जगाए, आयोरी मोरे भाग जगाए, जोगिया हमारे घर आए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे जोगिया को कि मेरे घर पे आ जाओ और मेरे भाग को जगा जाओ। अभी यही ट्यून है, यही सुर है, लेकिन अगर मेरी डायमेंशन चेंज हो गई, थोड़ी देर गाते गाते मैं भूल जाता हूँ कि वो आने वाले, मैं सोचता हूँ वो आ गए, आ ही गए हैं। तो मैं यही गाता हूँ, सुर तो वही है, ट्यून वही है, लेकिन अप्रोच अलग है। जोगिया हमारे घर आए, आयोरी मोरे भाग जगाए, आयो मोरे भाग जगाए, जोगिया हमारे घर आए। वही चीज है ना, वही वर्ड है, वही सिंगर है, वही आवाज है, लेकिन डायमेंशन अलग है। ऐसी एक दो नहीं, 8 अलग अलग डायमेंशन है। हम क्या करते हैं, हम हमारी लाइफ जीते हैं, हम सोचते हैं कि मैं सही हूं, इसके लिए सामने वाला गलत होगा। आप सही होते हो, इसके लिए दुनिया गलत नहीं हो सकती। वहां पे भी एक अलग डायमेंशन हो सकता है। उन डायमेंशंस को जानने के लिए आपको थोड़ी सी पढ़ाई करने की आवश्यकता है।
कलाओं का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता आपको अलग अलग डायमेंशन देने लगता है। और इसी के लिए जब कोई गाना गाता है, वो बेचारा दुख से कराहता है, और आप बोलते हो यार उन्होंने गाया ना, एकदम दिल छू लिया। वो बोलता है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, वो परेशान हूँ मैं। अभी हम सुन के बहुत खुश होते हैं यार, ये गाना लगता है ना मैं खुश हो जाता हूँ। वो परेशान है सिंगर, वो बोलता है परेशान कि हैरान हो गया हूं मैं जिंदगी से। और हम क्यों खुश होते हैं? क्योंकि इसी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप इमोशन को अलग अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हो। जी। और संगीत या फिर कोई भी कला इसी प्रकार से लाइफ की ब्यूटी को तराशते हैं। वो दुख में भी आनंद पाते हैं, सुख में भी आनंद पाते हैं। क्या बात है। और कलाकारों की या फिर हम सबकी यही स्पेशलिटी है, या फिर भगवान ने ये दिया हुआ वरदान है कि हम हमारी लाइफ को अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा रही है, सुख की बात है कि दुख की बात है सर? पर्सपेक्टिव है। चलिए, मेरी बीवी तो अच्छी है खैर। तो मैं उसको वापस लाने के लिए बिल्कुल। कुछ गा देता हूँ। मैं उसको वापस बुला रहा हूँ अलग अलग तरीकों से। मैं कभी उसको कहूंगा, ना जा रे सैया ना जा, ना जा रे सैया ना जा, 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 सैया ना क्या जा, बात है। आहा। ना जा रे सैया ना, वाह। ना जा, ओ ना जाओ। एक ही चीज है, लेकिन उसको उसकी तरफ देखने के देखिए कितने अलग अलग अंदाज है। बिल्कुल। ये दिमाग को हमने कभी ना कभी तो सिखाने चाहिए। और ये जब परेशानियां आएगी, संकट आएंगे, तब नहीं दिमाग को सिखा सकते। बिल्कुल। इसकी एक्सरसाइज हर रोज थोड़ी थोड़ी दिमाग को देनी होगी। और अगर हम इस प्रकार से दिमाग को सजग करेंगे, उसको स्ट्रांग बनाएंगे, फ्लेक्सिबल करेंगे, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, तो ही ये दिमाग कितने भी बड़े संकटों में आसानी से आगे जा पाएगा। बिल्कुल। मराठी नाट्य संगीत में बहुत पहले जब हमें नहीं समझता था, तब हम कहते थे कि ये एक ही सेंटेंस को 4 बार 5 बार क्यों दोहराते हैं। हम्म। आई मीन इट वॉज लाइक रिपीटेशन रिपीटेशन, इसलिए शायद मुझे नहीं सुनना। बट जब आप थोड़ी देर सुनते हो, फिर आपको पता चलता है कि ये अलग अलग मूड्स को कन्वे कर रहा है। आपको क्या लग रहा है, उस एक्टर की या उस कैरेक्टर की उस वक्त की जो भावना है, और वो उस छोटे से समय में वो आपको बताना चाहता है कि ये अलग अलग भावनाएं हो सकती है। तो आई मीन, सो नाट्य संगीत के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं कि सुनने के लिए ही काफ़ी, मतलब कुछ वो अलग ही चीज़ है टोटली। क्या बात है। सो थैंक। ये चीजें हैं, हमने कोशिश करी है। हम जीवन संगीत के माध्यम से मेरे पास सेशंस होते हैं। बेसिक कोर्स है, एक एडवांस कोर्स है जिसमें 10 सेशंस होते हैं। ऐसी बहुत सारी जानकारी म्यूजिक के बारे में, आपकी साइकोलॉजी के बारे में, आपके लाइफ के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। और ये अलग अलग सेशंस करेक्ट। पर्सन टू पर्सन होते हैं, तो उसके वजह से आपका जो प्राइवेट जोन है आपकी लाइफ का, जी। वो भी बरकरार रहता है। बहुत सारे एब्सोल्युटली। ग्रुप आजकल दुबई में मेरे को बहुत सारे अच्छे सेशंस हो रहे हैं, तो जिसमें ग्रुप काउंसलिंग हो रही है, फैमिलीज की हो रही है। तो ये सभी चीजें हैं, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। और बिल्कुल। मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे बहुत ही प्रामाणिकता से बताना चाहूंगा कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, मेरा मिशन है, ये एक उद्देश्य है। मेरी आवाज अच्छी है, मैंने क्लासिकल सीखा है, मैंने ऑर्केस्ट्रा में गाया है, मैंने बॉलीवुड में काम किया है। तो मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन ये मेरा मिशन है। मेरा ख्याल है कि संगीत का इस्तेमाल पैसा और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ना हो। संगीत का इस्तेमाल लोगों की सेहत के लिए, उनकी अच्छी लाइफ के लिए हो। क्या बात है। तो क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भजन कीर्तन और ट्रेडिशनल म्यूजिक से है, इसके वजह से मैं और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ जुड़ा हूँ। लेकिन स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक नजरिए से देखना मेरा काम है। और मैं वही चीजें रियलिस्टिक जोन में लाके आपके लाइफ में उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। ऑसम। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, म्यूजिक का ज्यादा से ज्यादा सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। आपकी लाइफ अच्छी तो है, उसको और ज्यादा सौंदर्यपूर्ण करने के लिए, और ज्यादा उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल कीजिए।
और सिर्फ मेरे कोर्स ही ज्वाइन कीजिए ऐसा कुछ नहीं है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं देके रखता हूँ, अगर आपको फ्री में म्यूजिक सुनना है, फ्री में अच्छा अच्छा म्यूजिक और खुद का कान डेवलप करना है, तो मुझे व्हाट्सएप पे फ्रेंडशिप के लिए मैसेज डाल दीजिए। फ्रेंडशिप करोगे तो फ्री में म्यूजिक भेजता रहूंगा, डॉक्टर डॉक्टर खेलोगे तो पैसे भी ले लूंगा। वो आपका चॉइस है क्या करना है। नो डॉक्टर संतोष, बहुत 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 धन्यवाद कि आज आपने हमारे साथ इतना समय बिताया। मैंने आपसे सिर्फ 1 घंटा मांगा था, बट ये डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटे के पास चला गया। बट थैंक यू वेरी मच। बहुत आई एम श्योर एवरीबडी एवरीबडी एन्जॉयड इट क्वाइट अ लॉट। और और आपने जो 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 काम आप कर रहे हैं, मतलब, और गुरु पूर्णिमा के दिन अगर आपसे ये चीज़ें सुननी मिली है, I'm sure there are a lot of people who will be extremely happy about it. And the only thing I can say is please carry on this good work. ये काम हमेशा ऐसे ही करते रहिए। I think there are a number of people who will benefit from it. बहुत सारे लोगों को इसका उपयोग होने वाला है। And somewhere somehow I hope we are able to meet someday. मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहूँगा। आप यहाँ जरूर पर सर, आए, मेरी अगर मेरे लिए अगर खुशी मैं की बात। इंडिया आया तो आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। और थैंक यू सो मच। मैं राजेश देव को यहाँ पे बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने आपसे मेरा कांटेक्ट करवाया। बहुत बहुत ही, आई मीन, आई एम टोटली ओवरवेलम्ड टुडे as to I don't क्या know बात what to say, है। but थैंक यू वेरी मच thank सर, you very थैंक यू much, वेरी मच। and I hope to see you soon once again. Please take care, or and see you once again sometime. Okay, श्योर सर, श्योर सर, take श्योर care, सर। doctor. मैं एक ही मिनट सर, मैं बोलिए ना। मैं नंबर मेरा टाइप कर देता हूँ वहां पे, तो हाँ लोगों बिल्कुल, को नंबर भी जाएगा। जी बिल्कुल कर दीजिए। +91 8381019259। परफेक्ट। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो आपको डेली अच्छे अच्छे छोटे छोटे म्यूजिक के कुछ क्रिएशन मिलेंगे, जो बिल्कुल। 1 डेढ़ मिनट में भी आपको रेस्ट चेंज एनर्जी देने के लिए काफी होंगे। तो ऑसम। आप सोने के पहले या फिर ऑफिस में जाने के पहले उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और मैंने जैसे कहा, परफेक्ट। फ्रेंडशिप करो और फ्री में बहुत सारा कुछ पालो, या फिर डॉक्टर डॉक्टर खेलो और जरा मेरा भी ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक यू सर, संतोष। प्लीज टेक थैंक यू केयर। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। बाय। Oh my God, that was Dr. Santosh Borde. What an absolutely amazing guy. I have never extended a session before like this. It has happened due to technical problems, but not because of the session actually going long. And he was, what an individual. I mean, to marry music and therapy in a scientific manner and present it to people for their well-being and wellness is such an awesome thing to do. At times we wonder, what if we were all equipped with these kind of tools always, and what would have happened that if music had been available in a manner which he is making available, and I'm sure a few others like him are also making available to people. It's a fantastic journey. People have benefited from it. I have seen examples how it has touched people. It may not be a healer in all manners, but it helps to connect in some beautiful ways with people. And thank you so much, Dr. Santosh. It was really nice having you on the session today. And I hope people reach out to you and benefit in some way or the other they can. To next session next week will not be a Sunday session. It will be on a Saturday. The timings will change. I will put them up soon. It's just and I hope to see you guys there again. I'm still under the musical influence of Dr. Santosh Borde, and I'm going to go and disconnect from everything right now and listen to some music which he has already shared with me. So I am ahead of you in the line. Don't worry about that. So have fun. Have a fun rest of the Sunday wherever you are. Take care of yourself. This is Amit Sangekar signing off from another session of Beyond Reading with You, Season 3, Session 3. Take care.